तो आज हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। स्पेक्ट्रम का सामान्य अर्थ है 7 तरंगे जो है ये इनका एक समूह है। तो इन 7 तरंगों या किरणों को ये इनकी तरंग दैर्ध्य हो गई, वेवलेंथ हो गई, इनकी आवृत्ति हो गई, इनको घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। 7 तरंगे हैं, इनका एक समूह हो गया, उसको स्पेक्ट्रम नाम दिया गया। तो इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को घटते या बढ़ते क्रम में, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो एक परिभाषा भी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ किससे व्यक्त करते हैं? इसको लैम्डा से, आवृत्ति म्यू के रूप में, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो परिभाषा भी याद करनी है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ और आवृत्ति को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत चुम्बकीय क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये 7 तरंगे हैं और सातों को क्रम से याद रखना, क्योंकि उसके अनुसार तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता तो आवृत्ति कम हो जाती है, या आवृत्ति ज़्यादा होती तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। तो 7 तरंगे हैं ये, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो। क्रम से याद करना। गामा, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, तो गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म रेडियो। 7 एक क्रम में याद करनी और आराम से याद हो जाती है। 3 याद कर सकते हैं, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और सूक्ष्म रेडियो। पहले 3 फिर 2 और 2 के रूप में याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा। तो गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो। तो इनको अलग से समझेंगे, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न कई बार बनते हैं कि इनका उत्पादन कैसे होता है, इनका उपयोग क्या है, इनकी तरंग दैर्ध्य क्या है, इनकी आवृत्ति क्या है। अब तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। गामा किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा रेडियो एक्टिवता में प्राप्त होते हैं। अल्फा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है, तो गामा उदासीन होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, उनसे उत्पादन होता है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है, बहुत कम होती है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻14 से 6 × 10⁻11 मीटर तक होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसी की होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम इसकी होती है, -14 तक चलती है मीटर। इनका उत्पादन किससे होता है? जैसे बताया, रेडियो एक्टिव पदार्थ से, जैसे परमाणु भट्टी वगैरह में अध्ययन करते हैं अपन। तो यूरेनियम, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पादन होता है। इसका उपयोग क्या होता है? परमाणु संरचना में होता है। एक ही प्रश्न को 3 भागों में विभाजन कर दिया। तो पूछ लिया कभी गामा किरणों का उत्पादन कैसे होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, इनका उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु संरचना में। इनकी तरंग दैर्ध्य क्या इतनी है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है। उसके बाद एक्स किरणें होती है, इसको इंग्लिश में एक्सरे कहा जाता है। रे का मतलब किरण, तो एक्सरे ये बहुत ही वेल नोन वर्ड हो गया, सबसे चिकित्सा क्षेत्र में माना जाता है एक्सरे वगैरह। तरंग दैर्ध्य क्या चलेगी? यहीं से स्टार्ट होगा, 6 × 10⁻11 मीटर से 10⁻9 मीटर तक। तरंग दैर्ध्य धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी, तो आवृत्ति धीरे धीरे घटती जाएगी। 7 तरंगे होगी, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो के रूप में। सबको क्रम से याद रखा जाता है और याद हो जाता है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो। तरंग दैर्ध्य यहीं से आगे बढ़ेगी। कैथोड किरणों जो उच्च परमाणु क्रमांक वाले लक्ष्य टकराने से होती है, उपयोग कहाँ होता है इसका? चिकित्सा क्षेत्र में होता ही, एक्सरे है तो क्रिस्टल की संरचना में। अग्नि आती है पराबैंगनी किरणों के रूप में, 10⁻⁹ मीटर से 3.8 10⁻⁷ मीटर तक। एंगस्ट्रॉम में 3800 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं इसको। पराबैंगनी किरण जानते हैं सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है और विद्युत विसर्जन से भी प्राप्त किया जाता है। पराबैंगनी किरणें हैं तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त हो रही, तो विटामिन डी में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन डी प्राप्त होते ही सूर्य के प्रकाश में, और लिखावट, हस्ताक्षर की पहचान में भी इनका प्रयोग किया जाता है। दृश्य या प्रकाश तरंगे, सामान्य प्रकाश जो कंडीशन आ रही है ना, तो वस्तुओं को दृश्य के लिए, देखने के लिए, वस्तुओं को दृश्य के लिए सामान्य प्रकाश का प्रयोग होता ही है, जो आंख द्वारा देखा जाता है। तरंग दैर्ध्य यहीं से आगे बढ़ेगी, 3.8 10⁻⁷ मीटर से 7.8 10⁻⁷ मीटर, या 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। उत्पादन किया जाता है इसको देखा जाए तो, जैसे बल्ब का प्रकाश वगैरह जो भी आ रहा है, ताप दीप्त वस्तुओं से, है ना। जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, उपयोग कहाँ होता है? वस्तुओं को देखने वगैरह दृश्य में होता है। अवरक्त तरंगे आती है यहीं से, 7.8 10⁻⁷ से 10⁻³ तरंग धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अवरक्त तरंगे किससे उत्पन्न होती है? पदार्थ को उच्च ताप पे गर्म करते हैं तब। इसका मध्य सामरिक मध्य की फोटोग्राफी में होता है, कोहरे और धुंध वगैरह इसमें इसका
फोटोग्राफी वगैरह में प्रयोग किया जाता है, और कई जगह पे रिमोट वगैरह में भी अवरोध तरंगों का प्रयोग देखा जाता है। तो सूक्ष्म तरंगें जो आती है वो चलती 10⁻³ मीटर से आगे बढ़ती जाएगी 10⁻⁻1 मीटर तक। इसका उत्पादन होता है क्लिस्ट्रॉन और मैंगस्ट्रॉन से होता है। उत्पादन का होता है सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव से क्या उपयोग में आता है, माइक्रो ओवन जो उपयोग में किया जाता है घरों वगैरह में। रेडियो प्रसारण में वाहक तरंगों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब 10⁻⁻1 से 10⁻5 के रूप में रेडियो तरंगे, तो इसका उत्पन्न होता है विद्युत दोलित परिपथों से। कई बार पूछा जाता है रेडियो तरंगे का उत्पादन कैसे होता है, तो एक ही लाइन का प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा विद्युत दोलित परिपथों से। जितने भी टीवी रेडियो सब चल रहे हैं उनके जो संदेश प्रसारण हो रहे हैं उनमें इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा इनका प्रसारण होता है।